तो बच्चों अभी हम वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा। जब इन दोनों लॉज के थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे बेटा, तो हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर पा रहे हैं? 2 ही वेक्टर को ऐड कर पा रहे। सवाल ये बेटा, क्या हमेशा हमें सिर्फ 2 ही वेक्टर ऐड करने को मिलेगा? तो जवाब है नहीं। तो सब अब ऐसे में हम फिर वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे? तो बेटा उसके लिए अपना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बेसिकली बेटा ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। होता क्या है बच्चों, ये देखते हैं। मान लो अपने पास बहुत सारा वेक्टर है, ए, इधर वेक्टर बी है, इधर वेक्टर सी है, इधर वेक्टर डी है, और इसी तरीके से बहुत सारे वेक्टर हैं और अपने को इन सारे वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे बेटा? तो इससे पहले हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझे, मैं आपको थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ पे ले जाता हूँ। कैसे ऐड करते थे बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में 2 वेक्टर को? तो मान लो अपने पास ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है तो कैसे करते थे बताओ? तो हम क्या करते थे, एक वेक्टर को फिक्स कर देते थे और दूसरे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते थे। कब तक? जब तक कि दूसरे का टेल पहले के हेड पे ना आ जाए। तो इसको पैरेलली शिफ्ट कर देते थे। कब तक? जब तक कि दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड से ना कोइंसाइड हो जाए। और जब ये हो जाता था बेटा, तो रिजल्टेंट का टेल कहाँ होता था? फर्स्ट वेक्टर के टेल पे, और रिजल्टेंट का हेड कहाँ होता था? सेकंड वेक्टर के हेड पे। तो ये होता था अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है कि नहीं? तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी ऐसा ही है बेटा। इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी एक वेक्टर को फिक्स कर देंगे, जिसे भी चाहे उसे, ठीक है। बाकी सारे वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट करेंगे। कब तक? जब तक कि एक का हेड दूसरे का टेल, फिर दूसरे का हेड तीसरे का टेल, तीसरे का हेड चौथे का टेल, इस तरीके से। और रिजल्टेंट कैसा होगा बेटा? तो रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले का हेड। क्लियर है कि नहीं? तो देखो बच्चों, ये वेक्टर है ए बी सी डी, इन सबको हमें क्या करना है बेटा? ऐड करना है। तो मैं ए को फिक्स कर दिया, ये हो गया बेटा अपना ए वेक्टर। अब मैं पैरेलली एक एक करके सबको शिफ्ट करूंगा। ये पैरेलली शिफ्ट करके मैं यहाँ ले आया, तो ये क्या हो गया बेटा? अपना बी वेक्टर। अब सी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके लाऊंगा, तो ये हो गया बेटा सी वेक्टर। फिर डी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके लाऊंगा, ये हो गया अपना डी वेक्टर। तो क्या हुआ बेटा? हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, हो गया कि नहीं? रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर होगा बेटा? तो रिजल्टेंट का टेल होगा फर्स्ट वेक्टर के टेल पे, और रिजल्टेंट का हेड होगा लास्ट वाले वेक्टर के हेड पे। तो ये हो गया बेटा आर वेक्टर। तो इस फिगर से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी आर क्या हो गया बेटा? आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी एंड डी। तो स्टेटमेंट लिख लोगे बेटा, फिक्स्ड वन ऑफ द वेक्टर, नाउ parallelly shift the second vector till its tail coincide with the head of the first vector. Now parallelly shift the third vector till its tail is at the head of the second vector and proceed in this manner. The resultant will be a vector whose tail is at the tail of first vector and whose head is at the head of the last vector, and this is called polygon law of vector addition. समझ में आया? चलो लिख लो बेटा इसको। बेटा अब नोट डाल के कुछ पॉइंट्स है उनको लिख लेंगे। पहला पॉइंट क्या है बेटा? देखो, मान लो बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है,
ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है। क्लियर है कि नहीं? ये वेक्टर क्या हो गया बेटा? डी वेक्टर। इस तरीके के हैं कि दे ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का क्या मतलब बेटा? कि अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो बाकी सारे भी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हो बेटा कि फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वाले के हेड से क्या हो जा रहा है? कॉन्साइड हो जा रहा है। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? 0। रिजल्टेंट हो जाएगा नल वेक्टर, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? नल वेक्टर। यानी बेटा जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड रहेगा। क्लियर है कि नहीं? इसी से बेटा एक दूसरा स्पेशल केस भी बनता है। जैसे देखो रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में कौन कौन आएगा बेटा? जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे साइड्स क्या बेटा? इक्वल है। देखो तो इसको जब मैं एक एक करके, तो इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया इधर, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बेटा बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। अब मैं बी को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आ रहा हूँ इस तरीके से कि बी का टेल ए के टेल पे आ जाए। फिर उसी तरीके से सी को भी पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा, तो ये होगा बेटा सी वेक्टर। ये किसका कैसा है बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सबका साइड लेंथ क्या है? सेम। तो यहाँ पे बेटा मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और ये तीनों एंगल क्या होंगे बेटा? 120 डिग्री। हुआ कि नहीं? तो आपको पता है कि ये सब के सब क्या बेटा? एक पॉलीगन के साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, टेकन इन सेम ऑर्डर। यानी बेटा अगर अपने से पूछता इसमें कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे? 0। उसी तरीके से मान लो बेटा स्क्वायर है, याद रहे ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, ए बी सी डी। मैं इसको वापस से रीअरेंज करके लिख रहा हूँ बेटा। तो देखो रीअरेंज करोगे, ये वेक्टर ये है, इधर हो गया ये वेक्टर, बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिए ताकि बी का टेल ए के टेल पे आ जाए। ये रहा सी वेक्टर, ये हो गया बेटा सी वेक्टर। ये रहा डी वेक्टर, नीचे की तरफ क्या आ गया बेटा? डी वेक्टर आ गया कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा बेटा? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, और ये सारे एंगल 90 डिग्री। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? यहाँ से आप बोल सकते हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या बेटा? 0। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे 3 वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। और कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? सेम। यहाँ पे कितना बेटा? 4 वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के बीच का एंगल भी क्या बेटा? सेम। तो यहाँ से आपको दूसरा पॉइंट मिला, और ये वाला पॉइंट बेटा फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इसको जनरलाइज करके आप क्या लिख सकते हो? तो लिखोगे इफ देयर आर सेवरल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड such that the angle between consecutive vectors are equal, then their resultant will be 0 or null vector। क्लियर है? चलो लिख लो। क्वेश्चन लिखना बेटा। देखो ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है? डी। ये सारे ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है। चलो बना के दिखाओ। तो देखते हैं बेटा, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो। तो देखो सारे के सारे वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड है किसके द्वारा?
थ्रू द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर। तो अभी अभी जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पे आप क्या लिख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से देखते हैं बेटा, पहला ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, माइनस डी, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है प्लस डी, ये हो गया गलत। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सही। यहाँ से आप देखो तो ए प्लस बी क्या लिखोगे, इन दोनों को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी माइनस डी, जबकि आप प्लस सी प्लस डी बोल रहा है तो ये गलत। ये क्या हो जाएगा बेटा, सही। समझ में आया, चलो लिख लो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, देयर आर 100 vectors such that each vectors have same magnitude and the angle between the consecutive vectors is 3.6 degree. Then what will be the resultant of all the vectors? चलिए बना के दिखाइए। बन गया बच्चों, तो क्या आएगा आंसर 0। कैसे, तो देखो बेटा 100 वेक्टर है और सारे का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और किसी भी दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है बेटा 3.6 है कि नहीं। तो आपको पता है कि एक पॉइंट पे टोटल कितना एंगल बनता है बच्चों 360, तो ऐसा 3.6 3.6 3.6 अप टू कितना 100 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 360। यानी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा सेम, और कंसेक्यूटिव एंगल क्या है 3.6 डिग्री। क्लियर है। तो बेटा अभी अभी जो पर है उसके बेसिस पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नल वेक्टर। समझ में आया, चलो बना के दिखाओ। बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर मे हैव रिजल्टेंट ऑफ 0 मैग्नीट्यूड। पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें 3 वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 5, दूसरे का 2, तीसरे का 3। दूसरा ऑप्शन है तीनों का मैग्नीट्यूड 6 6 है। तीसरा ऑप्शन है बेटा 8 6 18, और चौथा ऑप्शन है 4 2 3। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे 4 वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 8। यहाँ पे क्या बेटा 6 4 8 12, यहाँ पे 2 3 4 20, यहाँ पे 4 8 12 और 16। क्लियर है। तो देखो बच्चों जब ऐसा सवाल मिलेगा तो अभी अभी जो आपने पॉलीगन लॉ में फर्स्ट नोट लिखा था, क्या लिखा था कि अगर बेटा बहुत सारे वेक्टर है जो रिप्रेजेंटेड है किसके द्वारा, थ्रू द साइड्स ऑफ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है बेटा 0। तो देखो बेटा यहाँ 3 वेक्टर है, अगर ये तीनों किसी ट्रायंगल के साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट हो गए तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा 0। अब बेटा ट्रायंगल बनाने का क्या कंडीशन होता है, तो आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में कि 2 साइड का सम तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ बेटा इक्वालिटी भी होल्ड करेगी। क्लियर है कि नहीं, क्यों करेगी वो समझ लीजिए। तो देखो बेटा हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ 2 वेक्टर। इक्विलिब्रियम ऑफ 2 वेक्टर में हमने क्या देखा कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कब 0 होता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम और डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है कि नहीं। फिर आपने पढ़ा लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या बेटा कि दोनों का डायरेक्शन सेम, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता था a प्लस बी। फिर आपने पढ़ा अलाइक वेक्टर। अलाइक वेक्टर में आपने क्या पढ़ा, दोनों का डायरेक्शन क्या था बेटा अपोजिट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a माइनस बी। वैसे ही बेटा देखो अगर अपने पास 3 वेक्टर है a b c, इस तरीके से है कि a इधर है b भी इधर है कि नहीं, तो a प्लस बी इधर हो गया। अगर एक तीसरा वेक्टर है c जिसका डायरेक्शन क्या है बेटा अपोजिट में, और c का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए a और b के a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाए बराबर, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा 0। क्लियर है कि नहीं। तो आप नोट डाल के लिख लीजिए
the resultant of three vectors may be zero if they are represented by the sides of a triangle taken in same order, or in another word, the sum of magnitude of two vectors is greater than or equal to the magnitude of third vector. क्लियर? तो यहाँ पे देखो बेटा 5 + 2 क्या आया 7, तीसरे से बड़ा है, सही है। 2 + 3 क्या बेटा 5, तीसरे के क्या बेटा इक्वल, चल जाएगा कंडीशन। 5 + 3 = 8 ग्रेटर देन 2, तो ये तीनों मिलके क्या बना देंगे बेटा ट्रायंगल, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। ठीक है, होगा ही ये जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि बेटा एंगल पे भी डिपेंड करता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन में मे का ऑप्शन दिया हुआ है। ये तो दिख ही रहा है कि ये तीनों क्या बना देंगे बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देंगे, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ देखो तो बेटा 8 + 6 कितना 14, जो कि 18 से क्या बेटा छोटा, तो क्या ये कभी ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या ये 0 देगा? नहीं देगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे देखते हैं बेटा, देखो 4 + 2 6, 3 से बड़ा है, चल गया। 3 + 2 क्या बेटा 5, 4 से बड़ा हो गया। 4 + 3 क्या बेटा 7, 2 से बड़ा है, तो ये भी ट्रायंगल बना देगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे बेटा जब 4 रहेगा तो 4 में क्या बनाना होगा क्वाड्रिलेटरल, वहाँ पे क्या कंडीशन होगा कि 3 वेक्टर का सम क्या होना चाहिए बेटा चौथे से या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। सेम लॉजिक जैसे यहाँ पे अप्लाई हुआ है इक्वालिटी के लिए, वही लॉजिक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो तो बेटा 3 को ऐड करो, 5 + 2 7 + 3 10 ग्रेटर देन 8, चल गया। इन तीनों को ऐड करोगे 5 से बड़ा होगा, चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं? फिर बेटा 5 + 3 + 8 करोगे 2 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये सब के सब मिल के क्या करेंगे क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, बनाएंगे ही ये ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे भी देखोगे तो इन तीनों का सम 12 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। इन तीनों का सम 6 से बड़ा है, ठीक है। 6 + 8 + 12 4 से बड़ा है, चल जाएगा। तो ये भी क्या बना देगा बेटा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ पे देखो तो इन तीनों का सम 9 है, जो कि 20 से छोटा है। याद रहे, बार बार चेक करना होगा, एक भी ऐसा सेट मिल गया जो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये वाला बेटा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कैसा भी देख लो, इन तीनों का सम 16 से बड़ा है, इन तीनों का सम 4 से बड़ा है, दिस प्लस दिस का सम 8 से बड़ा है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल बना सकता है। क्लियर है बेटा? तो इनका भी रिजल्टेंट 0 आ सकता है। क्लियर? समझ गए ऐसे क्वेश्चंस को? चलिए लिख लीजिए। अब बेटा हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा बेटा। जैसे आप जब एनएलएम पढ़ोगे तो वहाँ 3 वेक्टर दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें किनका कब रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। यानी अगर एक बॉडी है उस पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, तो आपसे पूछ देगा क्या इसका एक्सेलरेशन 0 होगा नॉन 0 होगा। तो देखो बेटा एक्सेलरेशन का रिलेशन किसके साथ है? फोर्स के साथ। तो F = ma आप जानते हो। तो अगर फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, फोर्स वेक्टर है। उसी तरीके से 12th में जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का सम पूछ लेगा, मैग्नेटिक फील्ड का सम पूछ लेगा। इस तरीके से बहुत बार क्या होगा बेटा 3 वेक्टर को आपको चेक करना होगा कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स बेटा इक्विलिब्रियम में कब होंगे? जब उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा 0। तो लिखेंगे 3 वेक्टर्स A, B and C are said to be in equilibrium if A plus B plus C is equal to 0। क्लियर है कि नहीं बच्चों? यानी तीनों का सम क्या आ जाए 0।
तो अगर तीन वेक्टर बेटा इक्विलिब्रियम में है तो क्या कंडीशन बनता है, उस कंडीशन को बोला जाता है बेटा लैमिस थ्योरम। इसके पहले आप लैमिस थ्योरम पर है, उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री लगेगा बेटा। तो जो भी ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे यूज होगी हम उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, लैमिस थ्योरम में जो ट्रिगोनोमेट्री यूज होगी उसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल है, ये बेटा वर्टेक्स है, ये बी, ये सी। इसके सामने वाले साइड को ए से दिखाते हैं, इसको बी से, और इसको क्या बेटा सी से। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल क्या बेटा गामा। तो दो रूल है बेटा, एक है साइन रूल और दूसरा है कोसाइन रूल, ठीक है। तो देखो बेटा साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल क्या बोलता है बेटा कि ए और उसके सामने वाला जो भी एंगल है उसके साइन का रेशियो क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट रहेगा। यानी बेटा ए अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, बी और बी के सामने कौन सा एंगल है बीटा, तो बी अपॉन साइन बीटा, और ये सी है बेटा, सी के सामने कौन सा एंगल है गामा, तो सी अपॉन साइन गामा। ये तीनों क्या होता है बेटा इक्वल। मैथ्स में पढ़ना होता है अपने को ट्रिगोनोमेट्री में, और इसको बोला जाता है बेटा साइन रूल। वैसा ही बेटा एक रूल है अपना कोसाइन रूल। फिजिक्स में यही दोनों ज़्यादा यूज होंगे, तो आपको बता दिया जा रहा है। क्या बोल रहा है बेटा कोसाइन रूल कि अगर आपसे कॉस अल्फा की वैल्यू पूछे, किसकी, कॉस अल्फा, तो देखो बेटा अल्फा किससे बना है बी और सी से, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बेटा 2bc। उसी तरीके से बेटा अगर कॉस बीटा की वैल्यू पूछता, तो देखो दो बीटा किससे बना है बेटा ए और सी से, तो कॉस बीटा आप क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन गया बेटा 2ac, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे कॉस गामा बोलता, तो आप पहले इसको खुद से लिखिए, लिख लिया क्या आएगा बेटा, तो देखो गामा किससे बना है ए और बी से, क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने वाला माइनस में तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन गया बेटा 2ab। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल है बेटा ट्रिगोनोमेट्री के हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं। लैमिस थ्योरम में बेटा साइन रूल यूज होगा, और बेटा आगे जब आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना होगा तो कोसाइन रूल यूज होगा, ठीक है। आप इसको एकदम से कंठस्थ कर लोगे, क्लियर। चलो पहले इनको लिख लो, फिर अपन लैमिस थ्योरम को समझेंगे। अब बेटा अपन लैमिस थ्योरम को समझते हैं, ठीक है। तो देखो अभी अभी तुमने क्या देखा कि तीन वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कब जीरो हो सकता है, जब तीनों मिलकर क्या बना ले ट्रायंगल, क्लियर है। और दूसरी चीज अभी अभी आपने साइन रूल देखा, साइन रूल क्या था ए अपॉन साइन अल्फा बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। मान लो बेटा तीन वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर बेटा सी है। ए और बी के बीच का एंगल अल्फा है, बी और सी के बीच का एंगल बेटा बीटा है, सी और ए के बीच का एंगल क्या है बेटा गामा, ठीक है। अब अगर इनका रिजल्टेंट जीरो हुआ तो ये तीनों क्या बनाने चाहिए बेटा एक ट्रायंगल। तो देखो तो बेटा जब ट्रायंगल बनेगा तो ये वेक्टर ए हो गया, मैं बी को पैरेलली शिफ्ट करके ला रहा हूँ, तो ये वेक्टर बेटा क्या हो गया बी। आपने क्या देखा कि ए और बी के बीच का एंगल क्या बेटा अल्फा, यानी ये एंगल क्या है बेटा अल्फा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, होगा कि नहीं, क्यों क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल क्या दिख रहा है बेटा अल्फा। तो देखो इसको आगे बढ़ाएंगे
तो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल 180 माइनस अल्फा। ठीक है, उसी तरीके से बेटा चूंकि रिजल्टेंट 0 है तो सी ए वाला वेक्टर होना चाहिए। और आप क्या देख रहे हो कि बी और सी के बीच का एंगल क्या है, बीटा। तो यह एंगल क्या होगा बेटा, 180 माइनस बीटा। याद रहे वेक्टर के बीच का एंगल कैसे देखते हैं, जब दोनों का टेल से टेल मिला हो या फिर हेड से हेड। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है बेटा, एक वेक्टर का हेड दूसरे का टेल है। सिमिलरली बेटा ए और सी के बीच का एंगल क्या है, यहाँ से गामा। तो यह एंगल क्या होगा बेटा, 180 माइनस गामा। अब बेटा इस ट्रायंगल में मैं क्या लगा दूंगा, साइन रूल। ठीक है, ए अपॉन क्या बेटा, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू बी। बी के सामने ये वाला एंगल दिख रहा है बेटा, तो बी अपॉन साइन 180 माइनस गामा। फिर सी के आगे ये एंगल दिख रहा है, तो सी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। और आपको मैंने पहले बता रखा है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे, ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, बी अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सी अपॉन साइन अल्फा। तो यही जो लॉ है बेटा, या यही जो थ्योरम है, ये कहलाता है लैमेज थ्योरम। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लो बेटा लैमेज थ्योरम का, इफ 3 वेक्टर्स आर इन इक्विलिब्रियम देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये लिखेंगे ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन अल्फा। क्लियर, और इसका प्रूफ है बेटा, ये लिख लो। चलो लिखो। तो बेटा क्वेश्चन लिखोगे कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एक है 10 न्यूटन, एक F1 है और एक F2 है। ये एंगल 120 है, ये 150 है, ये 90 है। दिया हुआ है साइन 120 √3/2 और साइन 150 1/2। ब्लॉक किस में बेटा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। तो आपको क्या करना है बेटा, F1 एंड F2 निकालना है। चलिए बना के दिखाइए। तो कैसे बनेगा बेटा, तो देखते हैं। तो देखो क्या लगा दोगे, सीधा सीधा लैमिज थ्योरम। क्या है लैमिज थ्योरम, F1 और इसके सामने वाला जो ये एंगल है, ये एंगल कितना बेटा, 90। तो F1 अपॉन क्या बेटा, साइन 90। F2 जब लिखोगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बेटा, 120। क्या लिखोगे, साइन 120। ठीक है, उसी तरीके से F क्या बेटा, 10 न्यूटन। और जब 10 लिखोगे तो ये वाला एंगल देखोगे, ये कितना है, साइन 150। क्लियर है। अब देखो बेटा, जब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो F1 साइन 90 की वैल्यू 1, 10 साइन 50 1/2। तो F1 क्या आ गया बेटा, 20 न्यूटन। आया कि नहीं। उसी तरीके से बेटा जब यहाँ से देखोगे, इन दोनों को इक्वेट कर दो, या इन दोनों को ही कर देता हूँ। F2 साइन 120 का बेटा √3/2 हो गया, 10 साइन 50 1/2। 2 से 2 कट जाएगा बेटा, तो F2 क्या आ जाएगा, 10 √3। तो देखा बेटा लैमिज थ्योरम क्या करेगा, आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स सवाल को एक लाइन में ही सॉल्व करना सिखा देगा। क्लियर है। तो आप इसको हमेशा याद करेंगे। और जब भी 3 वेक्टर रहे, 3 फोर्सेस रहे, 3 कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रहे जिनका रिजल्टेंट क्या है, 0, तो वैसे सवाल को लैमिज थ्योरम से बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। क्लियर। चलो लिख लो।
अब बेटा वेक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप उसको एक एक करके लिखेंगे। लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो बेटा पैरेलल है तो या तो लाइक वेक्टर होगा जैसा कि ये, या फिर बेटा अलाइक वेक्टर होगा जैसा कि ये। तो आप क्या जानते हैं, चाहे लाइक वेक्टर हो या अलाइक वेक्टर, इसमें किसी एक को किसी दूसरे के टर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, लैम्डा बी। क्लियर है कि नहीं? लैम्डा पॉजिटिव मतलब लाइक वेक्टर और लैम्डा नेगेटिव मतलब अलाइक वेक्टर। ठीक है, चलो लिखो। दूसरा लिखना बेटा नल वेक्टर। नल मतलब बेटा जीरो। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, जीरो, उसको क्या बोला जाता है, नल वेक्टर। तो लिखेंगे अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, देखो नल वेक्टर का डायरेक्शन जनरली डिफाइंड नहीं होता है। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि जीरो का डायमेंशन क्या है, पॉइंट का डायमेंशन क्या है, तो आप बता पाते क्या, नहीं। तो वैसे बेटा इन जनरल नल वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन जनरल द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। लेकिन बेटा एक स्पेशल केस है जहां नल वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड हो जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। तो देखो बेटा ये वेक्टर है, मैंने इसको काट दिया, दो वेक्टर मिले, इसका भी डायरेक्शन इधर ही रहेगा, इसका भी डायरेक्शन, फिर मैंने काट दिया और अब कितने, एक दो तीन मिल जाएंगे, इसका भी डायरेक्शन इधर। जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊंगा बेटा क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली छोटा होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन बेटा इसका डायरेक्शन हमेशा ए वाले डायरेक्शन के ही पैरेलल रहेगा, रहेगा कि नहीं? तो नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा, लिखेंगे इन जनरल द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज नॉट डिफाइंड बट इन अ स्पेशल केस इट मे हैव अ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर a by 2, a by 3, so on, a by क्या बेटा n have a direction parallel to a and when n tends to infinity this implies a by n tends to क्या आ जाएगा बेटा, null vector, but still this vector has a direction in the direction of a। क्लियर है ये बात? चलो लिख लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का क्या मतलब बेटा, सेम प्लेन में। तो देखो जब दो वेक्टर रहेगा तो दो वेक्टर हमेशा क्या रहता है बेटा, सेम प्लेन में ही रहता है। यानी कोप्लेनैरिटी कितने वेक्टर्स के लिए चेक करोगे, तीन या उससे ज़्यादा वेक्टर। तो अगर तीन वेक्टर है, तीनों का प्लेन क्या बेटा, सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में थ्री और मोर देन थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे लाई इन अ सेम प्लेन। समझे? नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अब बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जैसे बच्चों देखो ये वेक्टर ए है और ये कोई डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में मैं चाहता हूँ इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना। तो वो कंपोनेंट कितना होगा, तो देखो बेटा मान लो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बेटा कंपोनेंट ऑफ ए, component of A along x axis, along x axis किसके इक्वल होता है बेटा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और वेक्टर जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछा गया है उसके साथ जो भी एंगल बना रहा होगा उसका कोसाइन, कोसाइन मतलब बेटा कॉस थीटा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, कितना एंगल बना रहा है बेटा थीटा, तो ए इंटू कॉस थीटा। तो यही जो टर्म है बेटा यही कहलाता है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। क्लियर है कि नहीं? तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर में दो टर्म है, एक है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन दूसरा क्या है बेटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया है कि फर्स्ट क्या बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा क्या रहता है पॉजिटिव, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और बेटा 90 से 180 के बीच में कॉस थीटा क्या होता है बेटा निगेटिव। यानी बेटा कंपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब जो एंगल है बेटा वो 0 से 90 के बीच में हो, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 90। क्यों? क्योंकि जब आप 90 रखोगे बेटा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। दूसरा क्या बेटा 0 भी हो सकता है। कैसे 0 होगा? तो जब थीटा 90 रखोगे तो कंपोनेंट क्या आएगा बेटा 0। यानी बेटा अगर कोई वेक्टर है जो किसी गिवन डायरेक्शन के क्या है परपेंडिकुलर है तो इस वेक्टर को इस डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, यानी बेटा ये इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगा। क्लियर? तीसरी बात बेटा अगर थीटा मोर देन 90 हो, 90 से ज़्यादा हो तो बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा और वहाँ कॉस थीटा क्या होता है बेटा निगेटिव। तो आपका जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा बेटा निगेटिव। क्लियर? तीसरी बात देखिए मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी और कॉस थीटा भी स्केलर, यानी कंपोनेंट कैसा बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है कि नहीं? अब नेक्स्ट बात होता है बेटा कि ये आया तो आया कैसे, तो वो बेटा कैसे आता है ये देखते हैं। तो देखो मुझे जिस भी डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो तो हमें क्या करना होता है बेटा उस वेक्टर के हेड से जिस भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना हो उस पर डालना होता है एक परपेंडिकुलर, और ये जो लेंथ है बेटा यही लेंथ क्या है कंपोनेंट ऑफ ए along x एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? और यही वजह बेटा कि ये किसके इक्वल आया a cos थीटा। जैसे देखो ये वाला ट्रायंगल है, अगर मैं इसको बेटा ax से दिखाऊं, किससे ax, तो इस वाले ट्रायंगल में आप cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा क्या होता है बेटा b/h, तो cos थीटा क्या आ जाएगा बेटा ax बोले तो x कंपोनेंट ऑफ a। क्लियर है बेटा? तो ax अपॉन क्या a, तो ax क्या आ गया बेटा a cos थीटा। क्लियर है कि नहीं? तो ये सारी बातें हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना बेटा द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर product of magnitude of vector and cosine of the angle made by the vector with that direction। ठीक है, ये फिगर बनाओगे फिर ये लिखोगे। दूसरा पॉइंट लिखना बेटा इन ऑर्डर टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन draw a perpendicular from the head of the vector to that direction। ठीक है, then this segment is the component of vector in that direction। थर्ड पॉइंट लिखोगे कंपोनेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब आएगा बेटा इफ थीटा इज, लिख लेना, इफ थीटा इज क्या बेटा
0 से बड़ा हो लेकिन लेस देन 90, तो कंपोनेंट क्या बेटा पॉजिटिव। दूसरा अगर थीटा क्या बेटा 90 डिग्री, तो कंपोनेंट क्या बेटा 0। और अगर 90 से बड़ा है थीटा लेकिन 180 से छोटा है, तो कंपोनेंट क्या होगा बेटा निगेटिव होगा। क्लियर, चलिए लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन लिखोगे, देखो ये वेक्टर ए है, ये डायरेक्शन 1 है, ये डायरेक्शन 2 है और ये डायरेक्शन 3 है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। क्वेश्चन है बेटा फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग 1, 2 एंड 3। चलो बना के दिखाओ कैसे बनेगा बेटा। तो देखो कंपोनेंट ऑफ ए along 1, along 2, along 3। तो देखो बेटा ए 1 के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए, तो मैग्नीट्यूड इनटू क्या बेटा जो भी एंगल बना रहा है उसका कॉस। दूसरा बेटा ए 2 के साथ क्या एंगल बना रहा है बीटा, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया बेटा ए क्या एंगल बनाया बीटा, तो क्या लेंगे बेटा कॉस बीटा। ए 3 के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा गामा, तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा ए कॉस गामा। क्लियर बेटा। फिगर देख के बताओ तो अल्फा क्या दिख रहा है 0 से 90 के बीच में, यानी ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा बेटा पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं। अगर ये आपको 90 डिग्री दिख रहा हो तो ये वाला बेटा 2 के लॉन्ग कंपोनेंट क्या आ जाएगा 0, और यह एंगल तो क्लियरली दिख रहा है कि मोर देन 90 है, यानी 3 के लॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा बेटा क्या आएगा निगेटिव आएगा। चलिए लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखना बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक वेक्टर ए है और ए का मैग्नीट्यूड दिया बेटा 20 यूनिट। ये एंगल है बेटा 37। ठीक है, आपको पहले से पता, फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। क्लियर। साइन 53 4/5 और कॉस 53 क्या होता है बेटा 3/5। क्वेश्चन है बेटा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। चलिए बना के दिखाइए क्या होगा बेटा। तो क्या लिखेंगे अपन, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर। और दूसरा क्या बेटा वाई एक्सिस। तो देखो बेटा ए एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है 37। ए का मैग्नीट्यूड 20 कॉस 37। क्लियर है बेटा। 20 कॉस 37 4/5 क्या आ जाएगा बेटा 16 यूनिट। क्लियर है ये बात। दूसरे तरीके से बेटा ए वाई के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो ये 37 तो ये 53। क्या हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड 20 कॉस 53। 20 कॉस 53, 53 क्या बेटा 3/5। काटोगे क्या आ जाएगा बेटा 12 यूनिट। देखो बेटा बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी पढ़ाते हैं कि x के साथ a cos थीटा, y के साथ a sin थीटा। क्लियर है। जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे पढ़ सकते हैं। चलो लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बेटा, देखो ये वेज है, इसका इंक्लाइनेशन क्या है बेटा थीटा। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास क्या है बेटा m। एक फोर्स लगता है mg। mg हमेशा किधर लगता है
नीचे की तरफ। mg को क्या बोला जाता है बेटा? वेट। क्वेश्चन है फाइंड कंपोनेंट ऑफ mg along the inclined plane and perpendicular to it। यानी बेटा जो mg है उसका इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर क्या कंपोनेंट आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, फिर से बोल दूं, mg एक फोर्स है, किधर लगता है बेटा? नीचे की तरफ। चलो बना के दिखाओ। तो कैसे बनेगा बेटा? तो देखिए mg लग गया किधर? नीचे। अब इसका एंगल देखना होगा किसके साथ? इंक्लाइन प्लेन के साथ, और दूसरा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ। तो देखो बच्चों ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। तो mg बेटा परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा बेटा फोर्स इंटू कॉस थीटा, जो भी एंगल बना रहा उसका कॉस। दूसरा बेटा mg इंक्लाइन प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 माइनस थीटा। तो इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा बेटा? फोर्स, जो कि mg है। जो भी एंगल बना रहा है क्या बना रहा है बेटा? 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा। आपको पहले बताया है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो बेटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? mg साइन थीटा। क्लियर है? तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या कंपोनेंट आया बेटा? mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन क्या कंपोनेंट आया? mg cos थीटा। बेटा फिजिक्स में ये बहुत बार यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल स्टार बनाने के पीछे का रीजन क्या है कि फिजिक्स में थ्रू आउट द फिजिक्स ये यूज होता रहेगा। क्लियर? तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे। चलो लिख लो। नेक्स्ट है बच्चा यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी बेटा? पहले अपन उसको समझते हैं। मान लो कि कोई आपको ऐसा बोला है कि कोई बॉडी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रही है, तो क्या इतना बड़ा स्टेटमेंट फिजिक्स में लिखना होगा? नहीं। उसको सिंपली कैसे लिख देगा बेटा? ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। क्लियर है कि नहीं? उसी तरीके से बोल देगा कि एक बॉडी है जिसपे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपवर्ड में, इसको ऐसे लिख देगा 10 न्यूटन जे कैप, सॉरी के कैप। क्लियर है कि नहीं? उसी तरीके से बेटा ऐसा बोल देगा कि एक बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस वाई में, इसको ऐसे लिख देगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस वाई बोले तो जे कैप। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो दिख रहा है बेटा आई कैप, जे कैप, के कैप, यही सब क्या बेटा? यूनिट वेक्टर। तो आप क्या देख रहे हो कि मैं वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एक है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक क्या बेटा? वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दूसरा है बेटा यूनिट वेक्टर। क्लियर है इतनी बात? तो आप बेटा हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। तो देखो बेटा यूनिट का मतलब क्या है? 1। तो लिखेंगे अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। A vector whose magnitude is 1 unit is called unit vector। देखो बेटा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या लिखना बेटा कि यूनिट वेक्टर along x axis, along
पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ईस्ट इज आई कैप। दूसरा पॉइंट लिखोगे यूनिट वेक्टर अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस और वेस्ट इज माइनस आई कैप। तीसरा पॉइंट लिखना बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस और इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज जे कैप। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस और साउथ इज माइनस जे कैप। नेक्स्ट लिखोगे बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन और प्लस जेड एक्सिस इज के कैप। और लास्ट पॉइंट लिखना बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन और निगेटिव जेड एक्सिस इज माइनस के कैप। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा इन ऑर्डर टू फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग a direction of a given vector we have to divide the vector by its magnitude। क्या बोल रहा है बेटा कि अगर ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने क्या बोला ए वेक्टर, मैं चाहता हूं कि मैं इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालूं तो यूनिट वेक्टर हमेशा कैप से दिखाएगा बेटा। तो देखो ए कैप क्या हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे भी और ऐसे भी। क्लियर है बेटा? और यहीं से आपका नेक्स्ट पॉइंट भी बनेगा। देखो तो यहाँ से ए बराबर आप क्या लिख सकते हो ए इंटू ए कैप, यानी बेटा वेक्टर कैन बी रिटेन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा जो यहाँ से बनेगा, देखो मान लो मैं मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, तो ये भी मीटर पर सेकेंड में रहेगा और मैग्नीट्यूड भी किस में रहेगा बेटा मीटर पर सेकेंड, ये दोनों कट गया। उसी तरीके से मान लो वेक्टर है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फोर्स किस में न्यूटन और नीचे भी न्यूटन, ये भी कट जाएगा। तो क्या देख रहे हो बेटा, क्या यूनिट वेक्टर के पास कोई यूनिट है? नहीं, और अगर यूनिट नहीं है बेटा तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर? चलो इसको लिख लो। अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग दोगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और 2D कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। देखो बच्चों ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये वेक्टर ए है, मुझे इसको कंपोनेंट करके दिखाना है। ठीक है? ए जो है बेटा एक्स के साथ क्या एंगल बनाया थीटा। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि आपको जिस भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना होता है आप उसके लिए क्या करते हैं, आप वेक्टर के हेड से उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। तो ये जो पार्ट होता है बेटा ये पार्ट क्या कहलाएगा एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। क्लियर है कि नहीं? या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको दिखाया जाता है बेटा ए एक्स से। क्लियर? वैल्यू कितनी आएगी तो देखो ए एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो ए एक्स क्या आ गया बेटा ए कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? सिमिलरली बेटा अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये वाला जो सेगमेंट है बेटा ये क्या आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस या फिर वाई कंपोनेंट ऑफ ए। तो आप इसको क्या बोल सकते हो वाई कंपोनेंट ऑफ ए, और इसी को क्या बोल देगा बेटा ए वाई।
तो देखो ये थीटा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, यानी बेटा ए वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा। तो ए वाई क्या आ जाएगा बेटा ए कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा साइन थीटा। तो ये क्या हो गया बेटा ए साइन थीटा। क्लियर इतनी बात। अब देखो तो बच्चा ये ए वेक्टर क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको यहां से दिखाऊं तो एक ये वाला वेक्टर, और इस वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, जो भी कंपोनेंट है और जो भी यूनिट वेक्टर है। तो कंपोनेंट कितना है बेटा ए एक्स, तो मैं इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप, हो गया कि नहीं। दूसरी बात क्या बेटा ये वाला वेक्टर, और इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल के साथ क्या बेटा कोइंसाइड है, ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल है कि नहीं। मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा बेटा ए वाई, और डायरेक्शन कौन सा है प्लस वाई, मतलब आप इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो ए वाई जे कैप, हो गया बेटा। तो ये जो वेक्टर है बेटा ये वेक्टर इन दोनों का क्या बेटा रिजल्टेंट है कि नहीं। यानी बेटा मैं वेक्टर ए को क्या लिख सकता हूं, मैं वेक्टर ए को लिख सकता हूं बेटा एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। इतनी बात समझे। यानी ये जो वेक्टर है बेटा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, और ये दोनों वेक्टर बेटा एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर हैं। क्या है बेटा परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों जो वेक्टर होगा ऑर्थोगोनल होगा, और ऑर्थोगोनल का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये जो वेक्टर है बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। क्लियर है। दूसरी बात बेटा इस ट्रायंगल से आप tan थीटा क्या लिखोगे, आप tan थीटा क्या होता है बेटा p बाई बी, तो दिस ये किसके इक्वल है बेटा ए वाई, तो tan थीटा क्या आ गया ए वाई अपॉन ए एक्स। देखो तो बेटा ये थीटा क्या है ए का एक्स के साथ एंगल है, तो यहां से क्या बोल देंगे बेटा थीटा इज एंगल ऑफ ए विथ एक्स एक्सिस। बोल दिया कि नहीं। तो देखो बेटा अगर वेक्टर ऐसे दिया है एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है। अगर बेटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बोलता है तो tan थीटा क्या लिख दोगे वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, और उसी तरीके से बेटा अगर ये वाला एंगल पूछता y के साथ तो y के साथ एंगल पूछता तो दिस बाय दिस होता, और ये क्या बेटा x कंपोनेंट और ये क्या है y कंपोनेंट। यानी बेटा अगर y के साथ एंगल पूछेगा तो क्या लगाओगे tan थीटा इज इक्वल टू x कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट। क्लियर है बेटा। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा अपने को, और अब जब वेक्टर का एडिशन होगा बेटा तो इस तरीके से होगा, या तो 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल कंपोनेंट्स के थ्रू होगा। चलो पहले इसको लिख लो। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस है उनको करते हैं। क्वेश्चन है बेटा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। पहला है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, दूसरा है -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, तीसरा बेटा -5 आई कैप -5 जे कैप, चौथा है 5 आई कैप -12 जे कैप। तो कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो मैं एक को समझाऊंगा, बाकी आप 3 बना के दिखाओगे। तो देखो बेटा आई कैप और जे कैप है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बेटा एक्सिस डिसाइड कर लेना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। अब देखो ये बेटा +3 आई कैप है, प्लस आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स में जाना है, और कितना जाना है बेटा 3, तो ये चले गए पॉजिटिव एक्स में 3,
और ये क्या बता रहा है बेटा, प्लस जे कैप है। प्लस जे कैप मतलब पॉजिटिव वाई में जाना है, और कितना जाना है बेटा, 4 जाना है, तो ये चले गए 4। क्लियर है बच्चा यहाँ पे। तो ये 3 और ये क्या बेटा 4, तो ये जो है बेटा यही आपका वेक्टर है। मान लो मैंने इस वेक्टर को ए बोल रखा है, तो बता बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 4 मैंने बता रखा, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या आ जाएगा बेटा 5। फिर देखो अगर ये एंगल थीटा है, tan थीटा निकालोगे क्या आएगा बेटा, दिस बाय दिस, 4/3। आपको बता रखा हूं पहले कि ये कितने डिग्री की वैल्यू है, ये बेटा 53 डिग्री। ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5 यूनिट। डायरेक्शन अब देखो बेटा सिंपल एक तो बोल दोगे 53 डिग्री एक्स एक्सिस, लेकिन एडवांस जानना चाहता है कि आप इसको समझते कितना हो। तो देखो बेटा इसको क्या बोलोगे, पहली बात ये एंगल किसके साथ है, पॉजिटिव एक्स के साथ है। किस सेंस में बेटा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो इसको कैसे कैसे लिखेगा वो समझ लो। पहला ऑप्शन क्या देगा बेटा, पहला ऑप्शन देगा 53 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। दूसरा बेटा ये एंगल भी दे सकता है, तो अगर ये 53 है तो ये क्या होगा बेटा 37। तो 37 किसके साथ दिख रहा बेटा, पॉजिटिव y के साथ, और किस सेंस में दिख रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में। तो इसी को ऐसे भी बोल देगा बेटा, द वेक्टर दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट विच इज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ पॉजिटिव y एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, अच्छा बेटा इसको और ऐसे भी लिख देगा, हो सकता है ये एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा 360 माइनस 37। ये एंगल क्या हो जाएगा 360 माइनस 37, क्या आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 323। तो इसको ऐसे भी बोल देगा, वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट मेक्स एन एंगल ऑफ 323 डिग्री विथ पॉजिटिव y एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, दूसरा बेटा हो सकता है निगेटिव y के साथ ये वाला एंगल पूछ ले, तो ये एंगल कितना है 90 प्लस 53। तो बोल देगा बेटा वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 प्लस 53 यानी 143 डिग्री विथ निगेटिव y एक्सिस, और कौन सा सेंस बेटा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्लियर है, हो सकता है ये वाला एंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करे, तो ये वाला एंगल 90 प्लस 37 127। तो इसी को कैसे बोल देगा बेटा, वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 127 विथ निगेटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। तो इतने डिफरेंट तरीके से बेटा इसको बोला जा सकता है। क्लियर, तो देखा आपने ऐसे लिखने से बहुत सारे मतलब निकलेंगे। क्लियर, चलो बाकी आप 3 बना के दिखाओ, और वैसे ही बेटा इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जनरल बोलचाल की भाषा में आप इनको कैसे बोलोगे ये भी आपको बताना है। चलिए लिख लीजिए फिर बना के दिखाइए। दूसरा बन गया बच्चों, कैसे बनाओगे, फिर से वही बात, क्या खींच लेना बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर है, देखो बेटा ये -8 आई कैप है, तो इसको ऐसे लिखना 8 माइनस आई कैप, यानी जाना कितना है 8, और किधर जाना है -x में, तो बेटा -x में चले गए 8। क्लियर, और ये क्या बेटा +6j मतलब 6 जाना है प्लस y में। क्लियर है बेटा, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट, यानी इस वेक्टर को ऐसे दिखाओगे। फिर से बात बेटा, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आएगा ए का √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस
वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी बेटा 10 यूनिट। क्लियर है। अब ये एंगल है, अगर मैं इसको अल्फा बोलूँ, ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल से tan अल्फा क्या बेटा दिस बाय दिस, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा बेटा 6/8। 6/8 बोले 3/4 मतलब अल्फा 37 डिग्री। तो ये वेक्टर क्या है बेटा, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 10 यूनिट है, जो निगेटिव x के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो भी कौन से सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। या फिर बेटा प्लस y के साथ कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री। कौन सा सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्लियर। अब तीसरा देखते हैं बेटा, तीसरे में क्या है, दोनों माइनस माइनस में, मतलब बेटा x माइनस एक्स में 5 यूनिट जाना है और माइनस वाई में क्या जाना है बेटा 5 यूनिट। तो फिर से आप एक्सिस खींच लीजिए, x एक्सिस, और ये क्या बेटा जी y एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही है। अब किधर जाएंगे बेटा, आप इसको क्या समझोगे 5 माइनस आई कैप, यानी बेटा माइनस आई में जाना है कितना 5, तो ये चले गए माइनस आई में 5। इतनी बात समझे। और इसका क्या मतलब बेटा कि माइनस वाई में जाना है कितना 5, तो ये आ गए माइनस वाई में 5। तो ये हो गया बेटा आपका वेक्टर ए। क्लियर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट, ये क्या आ जाएगा बेटा 5√2। क्लियर। अगर ये एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ तो tan थीटा क्या आ जाएगा बेटा 5 दिस बाय दिस 5/5 कितना बेटा 1, मतलब थीटा 45 डिग्री। तो आप इसको क्या समझोगे कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5√2 यूनिट, जो बेटा निगेटिव x के साथ कितने एंगल पर है 45 डिग्री। कौन सा सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। या फिर निगेटिव y के साथ कितने एंगल पर है 45 डिग्री, और कौन सा सेंस बेटा क्लॉकवाइज सेंस। क्लियर। लास्ट वाले सवाल पे आते हैं बेटा। लास्ट वाला सवाल क्या है 5 आई कैप माइनस 12 जे कैप। इसका क्या मतलब होगा बेटा कि मुझे पॉजिटिव x में कितना जाना होगा 5, और बेटा निगेटिव y में कितना जाना होगा 12। तो जब मैं डायग्राम बनाऊंगा बेटा तो इधर x इधर y, पहला क्या जाना है पॉजिटिव x में, और कितना जाना है बेटा 5 यूनिट, तो इधर चले गए आप 5। फिर किधर जाना है बेटा निगेटिव y में, और कितना 12, तो ये चलेगा बेटा निगेटिव y में 12। तो ये आपका हो गया वेक्टर। समझ में आई। ये था बेटा b, ये c, और ये क्या बेटा d। तो ये हो गया आपका ये वाला वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात करते हो बेटा क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, कितना आएगा बेटा 13। कितना यूनिट आ गया बेटा 13 यूनिट। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा ये एंगल अगर अल्फा बोलते हो तो tan अल्फा, ये ट्रायंगल दिख रहा है tan अल्फा दिस बाय दिस क्या बेटा 12/5। क्लियर है बच्चों। तो tan अल्फा 12/5, तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 12/5। अच्छा बेटा देखो मैं जरूरी नहीं है कि tan अल्फा ही निकाले। अगर बेटा इसी ट्रायंगल से अगर आपसे पूछता sin अल्फा, तो sin अल्फा क्या होता है बेटा p/h, तो 12/13। क्लियर है बेटा। तो अल्फा क्या हो जाएगा sin इनवर्स 12/13। इतनी बात समझ में आ रही है। और क्या लिख सकते हो बेटा, अगर cos अल्फा लिखना होगा तो cos अल्फा क्या बेटा b/h, यानी बेटा 5/13। तो अल्फा क्या हो गया बेटा, अल्फा हो गया cos इनवर्स 5/13। ठीक है। तो एडवांस क्या करता है बेटा, हर ऑप्शन चेक करवाएगा आपसे। क्लियर है।
इसके साथ साथ ये भी चेक करेगा कि आप इसको समझते कितना है। तो आप इसको क्या बोलेंगे कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 13 यूनिट है, और ये बेटा पॉजिटिव एक्स के साथ कितने एंगल पे tan इनवर्स 12/5 या sin इनवर्स 12/13 या फिर cos इनवर्स 5/13 पे है। और किस सेंस में बेटा? क्लॉकवाइज सेंस में। अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस अल्फा। क्लियर है बच्चों कंपोनेंट्स? तो आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने पॉलीगन लॉ सीखा, फिर आपने लैमिस थ्योरम सीखा है, फिर आपने यूनिट वेक्टर सीखा, और आपने फाइनली 2D या 2 डायमेंशनल या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर सीखा। क्लियर? अब अगली क्लास में बेटा अपन 3D में क्या होगा वो सीखेंगे और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। चलिए लिख लीजिए, और अभी तक जितना पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इन केस कोई डाउट आता है अब व्हाट्सएप कर लीजिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो लिख लो।